बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम शब्दकोश क्रम में कैसे लिखना है ये देखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं इंग्लिश शब्दकोश यानी डिक्शनरी में कोई शब्द देखना है तो हम फर्स्ट लेटर ए से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में थोड़ा अंतर है। यहाँ हम अ से शुरू ना करके यानी की मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों को पहले रखते हैं। उसके बाद चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं। फिर उसके बाद सभी अ से लेकर औ तक के स्वर वाले जितने शब्द होंगे वो आएंगे और अंत में आधे अक्षर वाले शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे आप परीक्षा में शब्दकोश क्रम में लिखते समय कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, जैसे देशभक्त, देशद्रोही, देशाभिमानी, देशाटन। शब्दकोश क्रम में लिखने से पहले आपको इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने आना चाहिए। ठीक है, अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देशभक्त, इसका मैंने वर्ण विच्छेद किया है। वर्ण विच्छेद यानी जैसे अब दे है, दे जो वर्ण है वो किस किससे मिलकर बना है, यानी कहने का मतलब द प्लस ए से मिलकर दे बना है। एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता। अगर बिना स्वर के उच्चारित होगा तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध व्यंजन कहलाएगा और वो आधा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, तो दे में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, इसलिए आधा द ए दे। श में आधा श अ। फिर भ, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, आधा भ और आ। फिर उसके बाद देखिए देशभक्त, आप देख रहे हैं यहाँ पर क जो है यहाँ पर आधा क है, यानी इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है ना, शुद्ध व्यंजन है, तो इसलिए हम उसको आधा क ही लिखेंगे। उसके बाद आता है त में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए आधा त आ। ये हो गया देशभक्त का वर्ण विच्छेद। उसके बाद आता है देशद्रोही, है ना, सेम वैसे ही द, आधा द प्लस ए दे, इस तरह से हम उसका द्रोही। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है द्रो, यहाँ पर द में र पदेन की मात्रा है, इस तरह से जो दिया गया है ना नीचे, उसको र पदेन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो र आधा र, ठीक है, द्रो ओ की मात्रा है इसलिए वो लगाया हमने। ही यानी आधा ह ई मिलकर बनता है ही, देशद्रोही। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद करे हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, कौन सा शब्द दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए कैसे, पहले हम देखेंगे पहला वर्ण क्या है। तो यहाँ पर है द, इससे हम नहीं पहचान सक रहे कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, हमने द, सभी द को क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखना चाहिए। अगर पहले से आपको समझ में आ रहा है वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है, उससे अगर समझ में आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे एक दो, कौन सा जो नंबर पे भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सभी द ही हैं, जिससे हमें पहचान नहीं हो रही है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ण की ओर चलेंगे। दूसरा वर्ण क्या है, यहाँ ए है, यहाँ पर भी ये, तो ये भी चले, इससे भी हम नहीं पहचान सके। तो फिर तीसरे अक्षर पे जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए चारों शब्दों में श आ रहा है, जिससे पहचान नहीं हो रही है। अब चलिए यहाँ पर देखिए अ है, छोटा अ, फिर छोटा अ, बड़ा। वर्णमाला में पहले छोटा आ आएगा या बड़ा आ आएगा, ठीक है, छोटा आ आएगा। तो लेकिन यहाँ दोनों शब्दों में भी छोटा आ है, देखिए कट हो गया, उससे भी हम नहीं पहचान सके। चलिए दूसरे अक्षर की ओर, यहाँ भ है और यहाँ द है।
तो वर्णमाला में पहले द आता है या भ आता है? तो द आता है ना? तो इसलिए ये शब्द हो गया पहले नंबर पे, है ना? छोटा इधर भी है, इसलिए ये आ गया दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर तीसरे शब्द की ओर चलेंगे, ठीक है? यहाँ बड़ा आ है, यहाँ बड़ा आ है, नहीं हो रही पहचान, हमने उसको कट कर दिया। चलिए अब दूसरे अक्षर पे चलते हैं। भ है, फिर उसके बाद है ट। अब वर्णमाला में ट पहले आता है या भ पहले आता है? ट पहले आता है, तो इस तरह से ये शब्द हो गया तीसरे नंबर पर, है ना? उसके बाद अंत में बचा भ, तो वो हो गया चौथे नंबर पर। एक बात ध्यान में रखिए, जब हमें कोई वर्ण देखने से पता चल रहा है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन से दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो तब हमें बचे हुए वर्णों को देखने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है? तो अब हमें पता चला कि पहले कौन सा आ रहा है, देशद्रोही, उसके बाद आ रहा है देशभक्त, उसके बाद आ रहा है देशाभिमानी, फिर उसके बाद आ रहा है देशाटन। तो फिर कौन सा हो गया वो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तीसरा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा। समझे आप? तो यहाँ पर मैंने कुछ और उदाहरण लिए हैं जिससे आपको कौन सी मात्रा रहने से किस तरह से उनका वर्ण विच्छेद हमें करना चाहिए। जैसे कि चंद्रबिंदु रहा या विसर्ग रहा, है ना? तो किस प्रकार से, और अनुस्वार अगर कोई व्यंजन पे आ रहा है तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, देखिए। और संयुक्त अक्षर है तो संयुक्ताक्षर का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला जो शब्द है वो है अनजान, है ना? तो अनजान, अ पर, स्वर पर, किसी स्वर पे अगर अम की मात्रा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे उसको, अ में जो है अम की मात्रा होगा, ठीक है, अन। इसके बाद प्लस यहाँ ज है ना? तो इससे पहले भी मैंने कहा था आपसे कि कोई भी व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। अगर वो स्वर की सहायता नहीं ले रहा है तो वो शुद्ध व्यंजन या आधा अक्षर कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आधा ज प्लस आ की मात्रा ये है, इसलिए हमने बड़ा आ लिखा है। अगर अंजन रहता तो छोटा आ लिखते थे हम, है ना? अनजान है, बड़ा आ। फिर आधा न और अ। इसके बाद देखिए दूसरा जो शब्द है वो है प्रातः, प्रातः। अब आधा प, र पदन की मात्रा ये है। इससे पहले वाले शब्द में भी आपने देखा होगा, देशद्रोही में, वहां पर भी र पदन की मात्रा थी, तो आधा र प्लस प्र है, इसलिए हमने अ लिया है। और फिर त अहा है, देखिए यहाँ प्रातः, प्रातः, ठीक है, अहा। तो इसलिए हमने यहाँ पर अहा, अंत में हमने लिखा अहा। अब यहाँ पर है ज्ञान। आपको पता रहना चाहिए संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो किस किस वर्ण से बने हुए रहते हैं। जैसे क्ष है, क्ष, क्ष किस किस से बना हुआ है? क्ष बना हुआ है क, क प्लस श, इससे बना हुआ है क्ष, है ना? क्ष इससे बना है। और त्र किससे बना हुआ है? त और र से बना हुआ है। इसी तरह ज्ञा जो होता है, ज्ञा, ज्ञान का ज्ञा जो है वो किससे बना हुआ है? देखिए जैसे कि ज प्लस इंग, देखिए यहाँ पर दिख रहा, इंग से मिलकर बना है ज्ञा, ठीक है? इसलिए ज प्लस इंग, फिर उसके बाद अ की मात्रा है यहाँ पर, इसलिए हमने बड़ा आ लिखा है। उसके बाद है न, आधा न प्लस अ, ठीक है? ये हो गया ज्ञान। और उसके बाद आता है चौथा त्योहार।
देखिए यहाँ पर आधा त है, आधा त यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वर नहीं मिला है, इसलिए हम उसको एज इट इज आधा त लिख रहे हैं। उसके बाद त्यो, य है यहाँ पर, आधा या ओ की मात्रा है ना, इसलिए हम ओ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद है हार, आधा ह, आधा ह प्लस यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए हमने बड़ा आ लिखा है। उसके बाद प्लस र, फिर प्लस आ। उसके बाद यहाँ पर पांचवा शब्द देखिए आप, चंद्र बिंदु वाला है यहाँ पर, अनुनासिक जिसे कहते हैं। अ पर चंद्र बिंदु है। और एक बात ध्यान में रखिए आप, जो शब्द होते हैं, हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद में अगर चंद्र बिंदु व्यंजन पर आई है तो तब हम वहां पर, या अनुस्वार जो होता है अम की मात्रा, जैसे यहाँ पर आंख, आ पर देखिए चंद्र बिंदु है, इसलिए हमने बड़ा आ चंद्र बिंदु प्लस ख है आधा का प्लस आ। अब जो छठा शब्द है यहाँ पर 6th नंबर पर आ रहा है कर्म। अब कर्म में आधा क अ है, ठीक है, ये क हो गया। उसके बाद है, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मात्रा ही है, र की मात्रा है वो, इसलिए आधा र, कर, कर है ना, इसलिए हम पहले आधा र लिखेंगे। उसके बाद आएगा आधा मा, फिर अ, कर्म। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अजंता, अ एज इट इज लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा ज, ठीक है, आधा ज अ, ये ज होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो अनुस्वार जो अम की बिंदी है वो किस तरह से लिखना चाहिए। जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर अम की मात्रा आएगी उस अक्षर के बाद वाला अक्षर हम देखेंगे। क्या है? त है ना, त वर्ग जो होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, तो यहाँ पर ट वर्ग में त आता है ना, त यानी ज के बाद यहाँ त है, त थ द ध ना, पंचम अक्षर लेते हैं हम, पंचम अक्षर यानी पांचवा जो अक्षर होता है, क ख ग घ इंग, इंग जो है पांचवा अक्षर है, ठीक है। च छ ज झ ञ, ये ञ जो है ये पंचम अक्षर कहलाता। तो इस तरह से ये एक नियम याद रखिए आप, जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर अम की मात्रा होती है, अनुस्वार होता है, उसके बाद वाला अक्षर हम देखते हैं, उस अक्षर के पंचम अक्षर को लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ ज पर अम की मात्रा है ना, उसके बाद त है, तो त का पंचम अक्षर कौन सा हो गया? त थ द ध ना, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? आधा न, ठीक है। उसके बाद आता है त, आधा त बड़ा। उसके बाद देखिए आठवां शब्द क्या है? रक्षित, आधा र फिर अ, यानी ये र बन गया। उसके बाद संयुक्त अक्षर है क्ष, किस किस वर्णों से मिलकर बना है? किन वर्णों से? क प्लस श से क्ष हो गया। यहाँ पर शी है इसलिए हमने ई लिखा है। उसके बाद है त, यानी आधा त प्लस आ, रक्षित। उसके बाद में आता है देखिए यहाँ पर पंडित, एक और, जैसे यहाँ अजंता के जैसा मैंने उदाहरण लिया वैसे ही यहाँ पर लिया है पंडित, ठीक है। तो अब देखिए आधा प फिर अ, ये हो गया प। उसके बाद का जो है, यानी अनुस्वार अम की मात्रा वाले वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आया है? यहाँ पर ड आया है, ठीक है। ड का पंचम अक्षर कौन सा है? अब हम वो देखना, ट ठ ड ढ न, न न है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? आधा न, ठीक है। उसके बाद है ड, उसके बाद ई, है ना, डी प्लस आधा त अ, अब ये बन गया पंडित। तो इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। इसके बाद आपको देखना है कि सबसे पहले शब्दकोश क्रम में
कौन सा शब्द आएगा। हमने देखा था कि जो नियम है उस प्रकार सबसे पहले कौन सा आएगा, अम की मात्रा वाला शब्द जो होता है वो सबसे पहले आता है ना। तो उस प्रकार से ये क्या हो गया, पहले नंबर पे आएगा, है ना। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि नियम जहां पर मैंने बताया था, अम की मात्रा के बाद कौन से शब्द आएंगे, चंद्र बिंदु वाला आएगा। तो देखिए नीचे चंद्र बिंदु वाले यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है आंख, है ना। ये आ गया आपका दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि अह, चंद्र बिंदु के बाद कौन सा आता है, अह वाला जो शब्द रहेगा वो आएगा, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कहीं आहा वाला शब्द है, हाँ प्रातः, तो ये क्या होगा, तीसरे नंबर पे आ गया। ये तो हमने इजी से पहचान ली, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए हैं जो शब्द हैं, अब हम उनको किस प्रकार से देखना है। ये 3 शब्दों को तो हम छोड़ देंगे अब, क्योंकि हमने इनको लिख लिया, पता चल गया कि कौन सा शब्द किस नंबर पे आएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए हैं शब्द हमें उन्हें देखना होगा। जैसे यहाँ पर ज्ञान बचा हुआ है ना, त्योहार, बाकी सब। चलिए अब हम चलते हैं ज्ञान से। ज्ञान में क्या है, पहले ज, फिर त, फिर क, अ, र, प। अब इतने में मुझे बताइए वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है। यहाँ पर देखिए ज, त, क, अ, र, प, वर्णमाला में कौन सा आता है ना। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, अ वाला आता है। चलिए ये आ गया चौथे नंबर पर, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब बच्चा कौन सा, यहाँ ज है, त है, फिर क, र, प। अब बोलिए अब कौन सा आएगा वर्णमाला में, बहुत आसानी से आप पहचान सक रहे हैं यहाँ पर, है ना। वर्णमाला में कौन सा आता है, क। तो ये आ गया 5वें नंबर पर। अब बचे कौन से, ज, त, र, प। अब बोलिए कौन सा आता है वर्णमाला में, आप लोग कौन सा आता है, ज पहले आएगा, है ना। तो ये कौन से नंबर पे आ गया, अब 6वें नंबर पे आ गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, त बचा है, र बचा है, प बचा है ना। तो वर्णमाला में त आएगा, तो ये आ गया 7वें नंबर पर। अब अंत में कौन से बचे, र और प। तो र से पहले तो प आता है वर्णमाला में, है ना। तो ये आ गया 8वें नंबर पर। और अंत में बचा कौन सा, र, ये आ गया 9वें नंबर पर। तो इस तरह से हम वर्णों को विच्छेद करना सीखे, और वर्णों को विच्छेद करने के बाद उसको शब्दकोश में कैसे रखना चाहिए ये हमने सीखा, ठीक है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके देखिए, या फिर आप इसकी नोट्स इस तरह से बनाइए कि आप खुद अलग अलग इस तरह के शब्द लेकर उनका वर्ण विच्छेद करके देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपको आसान हो जाएगा, और परीक्षा में शब्दकोश क्रम में लिखने में किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।